देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ मुल्क में APC है जिसमें ऑल पार्टीज को यानी कॉन्फ्रेंस जिसमें आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत का मुतालबा किया गया है, तो दूसरी जानिब सियासी महाज आराई है। उस सियासी महाज आराई में जहाँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे एक साथ नज़र आते हैं, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में है एक मुजाहरा करती है और अपना एक पावर शो कराने की डी चौक तक कोशिश करती है। उसी असनाम में जी वज़ीर आला KP के गायब हो जाते हैं और मंजर आम से, और फिर उसके बाद चाहे मगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि आखिरकार वो कहाँ हैं, आया वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में हैं या फिर वो किसी पॉलिसी के तहत या किसी स्ट्रैटेजी के तहत गायब हो गए हैं। आज उन्होंने बड़े वो और फिर आज वो जाहिर होते हैं, मंजर आम पर आते हैं KP के फ्लोर ऑफ द हाउस पे और फिर वहाँ बात करते हैं और वहाँ पर जो है बात करने के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी वोकली बयान करते हैं और इसके साथ साथ इसी बयान के हवाले से बैरिस्टर सैफ की वजाहत सामने आती है कि जी अली अमीन छुपे नहीं थे बल्कि हिकमत अमली थी, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं था, वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। दूसरी जानिब जी स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दिया है। साथ ही साथ जी गंडापुर ये भी कहते हैं कि बानी PTI ने जो फैसला किया था इस पर अमल दरामद किया है, मंजिल उनकी रिहाई है। तो ये सारा मामला है और ये एक तरफ सियासी मंजरनामा है, तो दूसरी जानिब जो है वो कराची में एक धमाका होता है जिसमें 2 चीनी शहरियों की हलाकत की तस्दीक होती है। और ऐसे हालात में जब SCO इस वक्त सर पर है, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस जो है वो सर पर है, शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे सबके सामने है और किस तरह से SCO के अंदर कितने सारे स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट और कितने सारे बड़े बड़े डेलीगेशंस यहाँ पे पाकिस्तान में मुतवक्के हैं, इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है, एक अच्छा जो है वो साइन सामने आ रहा है और ऐसे में ये हालात का बिगड़ जाना, ख़राब हो जाना एक बहुत बड़ा संगीन मामला है और एक कंसर्न भी है। लेकिन इन चीज़ों को अगर देखते हुए चलें तो सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत ने जो पॉलिसी अपनाई हुई है अपोजिशन के हवाले से वो ठीक है? क्या माजी में जब हुकूमत अपोजिशन को इस तरह से डील करती थी तो अपोजिशन की को बुरा नहीं लगता था, और आज जब जिस तरह से हुकूमत अपोजिशन को डील करी है, आज की अपोजिशन को जो कल की हुकूमत थी, तो आखिरकार इसके बाद क्या ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी? 75 साल हमें हो गए और हम यही चीज़ें देखते हुए जा रहे हैं और इस सारे सूरत हाल में जो डैमेज है, जो नुकसान है वो मुल्क का होता है। हर कोई अपने तौर से, अपने विजन से, अपने नज़रिए से ये बात कर रहा होता है कि जी हमने मुल्क बचाना है, हमने रियासत को बचा लिया है, हमने मुल्क को बचा लिया है, हमने मईशत ठीक करनी है। लेकिन एक आम आदमी से जब आप पूछते हैं उसकी हालत और जब उससे बयान करते हैं, देखते हैं कि वो आखिरकार किन हालात में है। बिजली का टैरिफ, आपका जो पेट्रोल है उसका टैरिफ, गैस का टैरिफ, रेंट आपके घरों के, और ये जो बुनियादी चीज़ें, बुनियादी यानी कि दाल, रोटी, आटा, चीनी, चावल, जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो फिर आपको स्कूल की फ़ीसें और स्कूल हुकूमत में क्या सरकारी स्कूल चल रहा है उस तरीके से, डिपार्टमेंट्स कैसे चल रहे हैं, फिर हेल्थ का निज़ाम है, कोई शख्स बीमार है, तो ये वो बुनियादी मसाइल हैं किसी एक आदमी के जो उसके घर के होते हैं। और उस सूरत हाल में क्या उसके मामलात को हुकूमत तय कर पाती है, हल कर पाती है? क्या उसको इस बात का एहसास या दराग भी है कि एक आम आदमी कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है? लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो इसी सब पर जी बात करेंगे आज, और सबसे पहले मेरे साथ जो है वो गैस की तरफ मैं जाऊंगी, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है इसी सारे मामले पर। एक तरफ गजा के हवाले से जी आज कॉन्फ्रेंस और उसके अलावा जी SCO होने जा रही है, और जो हालात हैं और जो पॉलिटिकल साइड पे जो चीज़ें हमारे सामने हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले शाहिद खटक साहब हैं, तहरीक इंसाफ से, MNA है। मेरे साथ जो है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा हैं, मुस्लिम लीग नून से, सूबाई वजीर हैं पंजाब से, और नवाबजादा इफ्तिखार हैं पीपल्स पार्टी से, आप भी मेंबर कौमी असेंबली। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँगी। नवाबजादा इफ्तिखार साहब,
आज जो है वो एपीसी होती है फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए, और जेयूआई और जमात इस्लामी की 2 रियासती हल की मुखालफत भी सामने आई है इस सारे मामले में। ये जो सारा मामला इस वक्त चल रहा है फ़लस्तीन का ख़ास तौर पे के हवाले से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर यकीनी तौर पे एक पेज पर होना भी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा से लेके यहाँ तक, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया के मुसलमानों को, कीपिंग व्यू इन दैट। लेकिन उसके अलावा जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जो अपोजिशन के साथ हम देख रहे हैं सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, क्या ये ठीक है? हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है, टॉलरेट नहीं कर रहा है, हुकूमत अपोजिशन को टॉलरेट नहीं कर रही, अपोजिशन हुकूमत को नहीं टॉलरेट कर रही। ऐसी सूरत हाल में एससीओ होने जा रही है। फिर हमारे सामने देखा आपने कराची का धमाका जो कल रात को हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसी सूरत हाल बनी रहेगी तो दुश्मन तो फ़ायदा उठाते रहेंगे। क्या कहेंगे? शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक, सही फरमाया आपने कि ये सूरत हाल है। और इस वक्त जबकि पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, इंग्लैंड में फ़लस्तीन के हक में लोग रैलियां निकाल रहे हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में तमाम जमातों का इकट्ठा होकर और ये मैसेज देना फ़लस्तीन के लिए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छी मैसेज है। और फिर ख़ास तौर पर जिस तरीके से तमाम टीवी चैनल्स ने इसे लाइव दिखाया है, और उससे भी पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। और जहाँ तक आपने बात की जेयूआई और जमात इस्लामी की, कि उन्होंने एक पॉइंट और उसमें इजाफा किया, तो इसमें कोई इख्तलाफ वाली ऐसी बात मेरे ख्याल है बात नहीं है। अब पिछले दिन इस पूरे एक हफ्ते से आप देखें कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अब कल सऊदी का वफ्द डेलीगेशन आ रहा है हाई लेवल, इसके बाद चाइना के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ला रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस के मेहमान तशरीफ लाएंगे, मुल्कों के सरबराह आएंगे। तो एक अच्छा वो है हमारा कि पाकिस्तान के एक अरसे बाद एक बड़ा हौसला अफजा पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और बाहर दुनिया के लिए भी, कि दुनिया हम पर एतमाद कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि और बेहतरी आएगी, कि जिस तरीके से IPPs का मसला ये उसके भी ऊपर काम हो रहा है, जल्द उसके ऊपर भी वो आएगा, खुशखबरी आएगी। और इसके साथ ही जहाँ तक आप देखें कि जिस तरह की महंगाई के सिलसिले में और बाकी चीज़ों में पाकिस्तान ने अचीवमेंट इस गवर्नमेंट ने हासिल की हैं, तो ये सारी एक अच्छी डेवलपमेंट है। और मेरी यही एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरी यही रिक्वेस्ट होगी तमाम से कि तमाम पार्टीज अपने अनाज जिद को छोड़कर इकट्ठे बैठें और असेंबली के अंदर अपने तमाम मामलात को हल करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो आईनी तरमीम का मामला है, इसके ऊपर यकीनी तौर पे कल भी कमेटी बनी है, पीपल्स पार्टी PMLN का वफ़द भी जाके मिला है मौलाना साहब से। ऐसी सूरत हाल में ये आईनी तरमीम अब SCO से पहले जो कि कही जा रही थी कि होगी, होने का है इम्कान, या फिर अब SCO के बाद ही मामला चले गए हैं आगे? जी, मेरा ख्याल है कि ये अब इसके बाद ही होगी, क्योंकि अब दिन भी नहीं रहे और इस सेशन भी अभी तक कॉल नहीं हुआ। तो ये जाहिर सी बात है इसके बाद, और हमारी कोशिश है कि इसके ऊपर जितना भी बहस हो जाए, जितने भी जो मौलाना साहब के साथ जो एक्सचेंज हुआ है ड्राफ्ट, उनका भी वो होगा। हमारी कोशिश है कि PTI भी ऑन बोर्ड हो, बाकी जमातें भी हों, और ये कंसेंसस के साथ हो जी। अच्छा, अब जो तरमीम का मसवदा तैयार हो रहा है या तैयार हो चुका है, जिसको लेकर आप लोग मौलाना साहब के पास जो है वो गए हैं कल रात को, डेफिनेट सी बात है, तो यू मस्ट नो ना, वो आप ऑन बोर्ड हो गए हैं पीपल्स पार्टी। बिलावल साहब बड़े वोकल हैं इस मामले में, बहुत आगे आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कीपिंग दैट इन अ व्यू, अब आपको पता चल गया है कि क्या है, अब क्या तरमीम हो, क्योंकि जो पहला मसवदा था वो कैटेगोरिकली आपकी तरफ से बड़ा उसको जो है वो रिजेक्ट भी किया गया था, उसको बड़ा डेप्रिशिएट किया गया था और उसको कहा गया था नहीं नहीं ये सारी बातें नहीं है। जब हम सवाल करते थे कि जी मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तौसी की बात हो रही है, उम्र के मामले पे तौसी की बात हो रही है, जब हम ये कहते थे कि जी उसमें सुमोटो का जो है वो इख्तियार लिया जा रहा है चीफ जस्टिस से, फिर चीफ जस्टिस से इख्तियारात लेके जो है वो कमेटी को दिए जा रहे हैं या कमेटी से लेके चीफ जस्टिस को दिए जा रहे हैं, ये सारे मामला थे। तो उसमें ये कहा जा रहा था नहीं इस तरह से तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ बात हो रही है जी कि फॉर्मेशन हो
होगी आईनी अदालतों की, इसके ऊपर तरमीम होनी है। तो अभी क्या सिर्फ यही पॉइंट है इसमें, या दीगर और भी चीजें इसमें शामिल हो चुकी हैं और हो भी चुकी हैं, और वो कौन सी चीजें जो कि शामिल हो भी चुकी हैं? देखिए, इसमें मेन चीज जो है वो यही है कि जो 18वीं तरमीम थी उसमें ये सारी चीजें थी। आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम में 80 से 85% उसके जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर अमल हो गया था, सिर्फ 10-15% रह गया था। ये अधूरा एजेंडा है 18वीं तरमीम का, और उसमें ये उस वक्त तरमीम पास हो गई थी जिसमें ये सारी चीजें थी जो इस ड्राफ्ट में है। मगर फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने प्रेशर डाला, और उनके प्रेशर पे आके 19वीं तरमीम हुई कि ये चीजें बीच में से 2 पॉइंट्स निकाल लिए गए। अब दोबारा उसी एजेंडे को, अब ये देखें कि पीपल्स पार्टी के हमेशा कोशिश रही है। 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स वो कौन से, वो जरा एक दफा एक्सप्लेन कर दीजिएगा इफ्तिखार साहब। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हमने 73 का आइन मुतफिका तौर पे किया जी, और फिर 18वीं तरमीम भी मुतफिका तौर पे, और तमाम पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई, जेयूआई वगैरह सब, एमपीएमएलएन और तमाम एएनपी वगैरह तमाम इसमें उसके ऊपर हैं। और फिर आप ये देखें कि हमारे बाद पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, उसने भी 18वीं तरमीम को कैरी किया, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उसने भी कैरी किया, और अब भी। और जो 2 मेन अपना है उसमें हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि इसमें ये जो जुडिशियल ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है वो बनाए जाएं। और ये हमारी डिमांड, अगर आप को याद हो कि मोहतरमा शहीद ने जब अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी 2016 में, तो उस वक्त उन्होंने ये टेकअप किया था, और 2008 का हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है, 2013 का इलेक्शन मैनिफेस्टो, 2018 का और 2024 का, ये हमारे चारों में ये डिमांड आ रही थी कि जब हमें मौका मिला हम ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाएंगे, कि हम ये जो चीज चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर फिर कोई ऐसा हिसाब ना हो कि फिर किसी प्राइम मिनिस्टर को हैंग कर दिया जाए और 45 साल बाद कहा जाए ओहो जी उसे तो इंसाफ नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जो आप ये देखें 70 से 80 हजार केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और हमारी अदालतें जो हैं वो टोटल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, और सारा दिन मियां नवाज शरीफ, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, फलां साहब, उनके केसेस अवाम बेचारी, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। वो फलां जज फलां का है, फलां जज फलां का है, ये कोर्ट फलां का है, इसमें गया तो फलां के हक में फैसला आएगा, उसमें जाएगा तो फलां के हक में फैसला आएगा। हम चाहते हैं कि जजेस जो हैं, ये कोर्ट्स जो हैं, वो ये डैम्स बनाने के चक्कर में, नेस्ला टावर गिराने के चक्कर में, टमाटर चीनी के रेट्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, अवाम को रिलीफ दें, और ये तय ना करें कि कौन सा केस पहले सुनना है, कौन सा बाद में सुनना है। दहशतगर्दों को रिहा कर रहे हैं, मुंतखब वजीर आजम को फांसी लगा रहे हैं, मजूल जजों को बहाल करने वाले वजीर आजम को नाअहल करार दे रहे हैं, आमिर को आइन में बगैर मांगे उसे तरमीम का इख्तियार दे रहे हैं, मार्शल लॉ को जायज करार दे रहे हैं। अब ये देखें कि 142 मुल्कों में यही जुडिशरी का सिस्टम चल रहा है, उसमें हमारा 138वां नंबर है। हम चाहते हैं कि जो जा रहे हैं चीफ जस्टिस, उसे भी एहतराम के साथ सी ऑफ किया जाए, और जो आ रहे हैं वो भी काबिल एहतराम है, उन्हें भी एहतराम के साथ लाया जाए। ये जहां तक आईनी मामलात हैं, ये आईनी अदालत हो वहां पर, और पूरी दुनिया में है, ये नहीं कि कोई हम नया काम करने जा रहे हैं। इससे पहले इस पर इत्तफाक, अब सिर्फ जहां पर तनकीद हो रही है वो सिर्फ इस पॉइंट्स पे जाके तनकीद, वो कहते हैं जी टाइमिंग की बात है। हमने कहा उन्हें इतना, अगर 27 अक्टूबर के बाद या 25 अक्टूबर के बाद, हमने कह दिया आप इसके ऊपर चीजें तय कर लें। जहां तक बात है कि एक मीडिया में बात आई कि जी एज बढ़ाने वाली, पीपल्स पार्टी तो इसके पीपल्स पार्टी का हम तो कहते हैं कि 73 के आइन के तहत जो एज है उसी को रखा जाए, और अगर आप 73 वाले उसके ऊपर नहीं आते, जियाउल हक ने 5 साल वो बढ़ाई थी, तो ठीक है, जो इस वक्त है 65, इससे आगे ना जाया जाए। तो पीपल्स पार्टी का तो स्टांस बड़ा क्लियर है। हमने तो किसी मसले में भी अवाम, अब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने कहा है कि जनाब ये मसला है, आप इसे गौर करें, आप अपनी लीगल टीम बिठाएं, आप पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लें, उनके साथ भी बैठ के करें, ताकि कंसेंसस के साथ हम ये लेकर आए। जी
ठीक हो गया। शाहिद खट्टक साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाहिद खट्टक साहब, कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनना और कितना अनइम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? शाहिद खट्टक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। जी शाहिद खट्टक साहब। जी देखिए, पहली बात ये कि तरमीम के हवाले से इन्होंने खुद कहा कि जी टाइमिंग के ऊपर इतराज है। एक चीफ जस्टिस जो है वो आ रहा है और दूसरा जा रहा है, और आने वाला जो है उसको इन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया, और जो जाने वाला है वो तो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है। उसकी जो फैसले हैं या जो उसके इंसाफ का पैमाना है उसकी हमको पता है। और रही बात तरामीम, तो इनको खुद नहीं पता कि ये कौन सी तरामीम करने जा रहे हैं और ये क्या चाहते हैं इन तरामीम में। इनका लॉ मिनिस्टर जो है रात के 11:58 है। उससे पहले जब इनसे पार्लियामान के अंदर अपोजिशन की जमातों ने डिमांड की कि हमारे साथ आप मुजवदा शेयर करें, हमें बताएं कि आप लोग क्या तरामीम लेके आ रहे हैं, इनको खुद भी नहीं तो पता कि हम कौन सी तरामीम कर रहे हैं। और रही बात का कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से, ये हमारे जो आपके सब जो मिनिस्टर बैठे ऑनरेबल, वो बड़े आसान तरीके से किसी 2004 में 2006 में बेनजीर भुट्टो शहीद ने इसकी ऊपर सही की, फिर 2008 में, फिर हमारे मैनिफेस्टो में, इनको करते कराते 18-19 साल बाद याद आ गया कि हमने करा। और ऐसा हमारे जैसे इनकी हुकूमत थी कि 2013 से 2008 से 2013 तक पाकिस्तान की क्यों 13 से 18 तक ही लोग तरामीम कर लेते। और उसके बाद जब रजीम चेंज के बाद इनका TTM-1 की हुकूमत आई तो 1.5 साल में इन्होंने नेट की तरामीम कर दी है, नेट के हवाले से कानून साजी इन्होंने चेंज की, तमाम चीजें चेंज कर दी। लेकिन इनको अभी उस वक्त याद आ रही है जब एक चीफ जस्टिस जो पहले अपना नोटिफिकेशन 90 दिन 80 दिन पहले कराया और दूसरे का नोटिफिकेशन नहीं कर रहा, और एंड टाइम जब इसकी रिटायरमेंट ड्यू है उसी टाइम 63A को उड़ा दिया है और इसके फैसले दे दिए। जितने भी इसके फैसले है तमाम के तमाम कंट्रोवर्शियल है। और दूसरा नया चीफ जस्टिस जब आएगा तो यही उससे हमारी तवक्को है कि वो दोबारा इन चीजों पे नजरसानी करेंगे। और रही बात इनके हमारे से ये सकता है जी, इनका हमेशा की कोशिश रही है कि इदारे जो है ये इदारों के ऊपर ये काबिज रहे। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तानी था कि जिसके ऊपर कौन सी, और जब आपको इंसाफ की तवक्को की नजर होती तो सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखते। और ये सिर्फ पनामा का इशू लेगी कि जी पनामा के इशू में नवाज शरीफ को नाराज किया, पनामा के इशू में सिर्फ नवाज शरीफ का अहम नहीं हुआ था बल्कि उसने पूरी दुनिया में बड़े बड़े नामों को गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर पाकिस्तान का पैसा लूटा। तो सिर्फ नवाज शरीफ ने भी ये खुदेबा का केस उठा के देख लें, जितने भी चोरी लुटेरे के पैसे थे ये बाहर लेके गए मुफ्त की डॉलर के जरिए पैसा बाहर लेके गए। है खटक साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आते आते बिल्कुल चली गई है। खटक साहब को दोबारा मिला लें यहाँ से। खटक साहब, आप किसी रेंज में चले जाएं जहाँ आपके पास सिग्नल्स आ रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। जी खटक साहब। अच्छा, खटक साहब को हम दोबारा कोशिश करते हैं, क्योंकि जो वो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो हमारे पार्टिसिपेंट्स भी नहीं सुन पा रहे होंगे कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। अरोड़ा साहब की तरफ जाऊंगी। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी मैं सुन रहा हूँ जी आपको। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आज APC के पे तो अच्छी बात है कि मैं बात करूं, गज़ा के हवाले से आप लोगों ने बड़ा अच्छा इकदाम किया, लेकिन इस वक्त SCO हमारे पास होने जा रही है। 14 से हमने शुरू करनी, 14, 15, 16 3 दिन के वो नोटिफिकेशन भी आ गया, हम तातील का भी मैं देख रही थी। तो ऑफकोर्स एक बड़ा प्रोग्राम है, जैसे OIC हुआ था, दैट वाज आल्सो द वेरी बिग अचीवमेंट पाकिस्तान की PTI के दौर में। इसी तरह से SCO होना हम होस्ट करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला खैर आफियत के करवा लेंगे तो फिर हमारे लिए ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में यहाँ कराची में आपने देखा कल 2 चीनी
बाशिंदों को शहीद कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है जिस तरह से, और इस तरह की जो इस वक्त सिक्योरिटी लैप्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत की सारी तवज्जो हम देखते हैं कि ऑपोजिशन से निपटने में लग गई है। सारे पाकिस्तान से सिक्योरिटी कॉल आउट कर ली गई डी चौक पे, ऐसे जैसे कि वहाँ पे पता नहीं कौन से जो है वो दहशतगर्द आ रहे हैं ऑपोजिशन के नाम पे। तो आपकी सारी तवज्जो हट गई और कल देखें ये दरघटना जो है वो घट गई, जिसको कहते हैं ना, सारी जितनी जैसी आपकी तवज्जो हटी उधर चली गई सारी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये तवज्जो हुकूमत हटा लेगी तो चूंकि हुकूमत का काम बहुत बड़ा है, हुकूमत का काम बहुत छोटा नहीं होता, उसको बहुत सारे फ्रंट्स पे देखना है, तो ये इस तरह से तो बड़ा मसला बनेगा। और एससीओ में तो आपको बड़ा कंसर्नफुल होना चाहिए। और आज चीन ने इस बात का मुतालबा किया है कि अभी मैं देख रही थी और बात भी हो रही थी वहाँ पे कुछ स्पोक पर्सन वगैरह से उनके, तो यही वो कह रहे हैं कि जी आपने हमारे लिए बड़ी सिक्योरिटी फराहम करनी है, अदरवाइज तो ये चीज़ें बड़ी नामुमकिन हो जाएंगी करना जिस तरह से वो चाह रहे हैं करने के लिए। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप अभी ये कहेंगे पीटीआई वालों ने पिछले 5 दिन हंगामा बर्पा किया, बल्कि उससे पहले जब से ये ऑपरेशन हुए हैं, तो आप इनको मरूद इल्जाम ठहराएंगे कि देखिए आपकी वजह से आज इतना बड़ा हंगामा। नहीं, हम ब्लेम गेम नहीं खेल रहे हैं ना यहाँ पे। ब्लेम गेम नहीं है, ये ब्लेम गेम हकीकत है मैडम। आप सुने ना मेरी बात, मैंने आपको सवाल किया तो मेरी भी सुने ना। अब सवाल ये पैदा होता है, अभी आपने ओआईसी की बात की, जब ओआईसी थी तो क्या किसी भी सियासी जमात ने ऐसा शोर शराबा गुलगपाड़ा किया? क्योंकि हम पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ते हैं। और हम अगर ओआईसी हो रहा है, ओआईसी हो रही है, वो भी हमारे मेहमान आ रहे हैं, वो इस पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, और पाकिस्तान से जब जाए तो पाकिस्तान की एक अच्छा इमेज लेके जाए। लेकिन ये जो जमात है, जो तहरीक इंतशार है, इनका तो एक ही मकसद है, इस पाकिस्तान के अंदर इंतशार हो, इस पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो, इस पाकिस्तान का दुनिया भर में जो इमेज है वो खराब हो। और आप देखिए क्या किया इन्होंने। एक दफा ये आईएमएफ को खत लिखते हैं, फिर आईएमएफ को खत लिखने के लिए इनके फाइनेंस मिनिस्टर किस तरीके से एक पूरा ढोंग रचाते हैं, फिर उसके बाद जब दोबारा डील होने लगती है फिर दोबारा ये कहते हैं आईएमएफ को खत लिखो और ये सारा कुछ बंद करवा दो। अभी जो पिछले जब से ये हुकूमत में आए हैं, इन्होंने मुझे बताया केपी के अंदर कभी इनकी तरफ से सुना, इंक्लूडिंग इनका वो जो लीडर बैठा हुआ है जेल के अंदर, उनकी तरफ से कभी सुना कि केपी के अंदर हमारी हुकूमत है, आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की तरक्की के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए कुछ करना है? हमेशा वहाँ से ही नारा आता है, मार दो, जला दो, गिरा दो, मुजस्मे जला दो, शुहदा के जो इंस्टॉलेशन हैं उनको जला दो। क्यों? क्योंकि वो जलाओ गिराओ पे यकीन करते हैं, ये जोड़ने पे यकीन नहीं करते, ये तोड़ने पे यकीन करते हैं। तो अभी जो एससीओ होने जा रही है, आप हमें कह रही है कि हुकूमत की तवज्जो जिस तरीके से 9 मई आपके सामने, 9 मई में क्या किया, 9 मई से पहले क्या किया? 9 मई से पहले हुकूमत ने इनको फ्री हैंड दिया कि आप बिल्कुल एहतजाज करें, वो आपका हक है, लेकिन एहतजाज नहीं था। बेसिकली वो पाकिस्तान के अंदर तोड़ फोड़ थी, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार था, बेसिकली कौम के अंदर डिवाइड करना था और दुनिया को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान के अंदर जो बसने वाले हैं वो मोहब्बत करने वाले नहीं, वो अमन की बात नहीं करते, वो इंतशार की बात करते हैं। और अभी ये जो हुआ है ये पूरा माइंड सेट है, वो सोच है। वो सोच ये कि एससीओ कॉन्फ्रेंस आने वाली है, मलेशिया के वजीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और आपने उस वक्त इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दी, आपने फेडरल पे चढ़ाई कर दी। आप डंडे सोटियां गलेले लेके एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आता है अपने साथ, सरकारी मशीनरी के साथ, सरकारी पेट्रोल के साथ, सरकारी मिसाइल के साथ, क्या एक सूबा चढ़ाई करता है वफाक पे? तो आप एक तरफ फेडरलिज्म की बात करते हैं, आप अपनी फेडरेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ये करते हैं कि आप फेडरेशन के ऊपर चढ़ाई करते हैं, लोगों को मारने की बात करते हैं, लोगों को जलाने की बात करते हैं। कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे? अभी ये ऐसी होने जा रही है, तो आज अगर चाइना क्या है तो हमें कहने से इनसे पूछा जाए कि आपने क्यों मुल्क के अंदर इतनी बदअमनी पैदा की हुई है, आपने मुल्क के अंदर क्या ये किया हुआ है? वो इनसे कोई सवाल तो करे ना। सवाल तो बनता है जो इनके फॉलोअर्स हैं कि आपकी हुकूमत आई है जब से केपी के अंदर, कोई एक ईंट बताने जो आपने लगाई हो, कोई एक आपने कोई तरक्की की हो बताए। जब हमारी हुकूमत 2018 में गई तो हमें खस्ता खेलता पाकिस्तान जो IMF से जिसको छुटकारा दिलाया था, उसके बाद जो पिछले 5 साल में जब इनकी हुकूमत 3.5 पौने 4 चल रही है, जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई और पिछले 12 साल से केपी के अंदर बैठे हैं, इनसे पूछे पिछले 12 साल में इन्होंने केपी के अंदर क्या किया? अभी हाँ बिल्कुल हमने कॉल की है
सारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है फ़लस्तीन के मामले पे। फ़लस्तीन भी हमारे भाई हैं, हम हमेशा कश्मीरी हो फ़लस्तीनी हो जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होता है, बिकॉज हम हर जगह पे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अगर हम इकट्ठे हों तो ये क्यों नहीं इकट्ठे होते, क्यों नहीं आते? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? क्योंकि ये बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। ये एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार फैला रही है, जो पाकिस्तान के अंदर फितना फैला रही है, और यही फितना खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान का मुतम्मल हो सकता है, जो कल हमने भुगता जी। अब मेरे तो सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आपने अपनी बात तो पूरी कर दी। मेरा सवाल था सिक्योरिटी के हवाले से, चाइनीज़ के साथ जो हुआ है, आज चीन का भी आपने स्टेटमेंट सुना, मैंने वो भी बताया है। आप ये बताएं कि हुकूमत एक तरफ सारा लग जाएगी, सारी जो मशीनरी है, सारी जो सिक्योरिटी है, वो सब इस्लामाबाद में लगा देगी एक ऑपोजिशन की जमात से लड़ने के लिए, तो सिक्योरिटी लैब्स तो होना है पूरे मुल्क में, इसको कब तवज्जो देंगे आप? अब आपके सवाल का जवाब आप अगर आप ये कहें कि जो आप सवाल करें आप इनसे पूछे ना, हम तो सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमने कब इनकार किया हम तो सिक्योरिटी देंगे, हमने तो एससी को कॉन्फ्रेंस करवाना, कम से कम मीडिया, जिस मीडिया ने इनको उठाया आपने देखा ना 2013 से लेके आज तक आप इनको उठा रहे हैं, तो सवाल तो पूछे ना आप, इसे सवाल भाई तो वो पूछे। हुकूमत में थोड़ी है, उनके नीचे थोड़ी एजेंसीज आती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज उनके अंडर आती है, मैं उनसे सवाल करूंगी सिक्योरिटी का। आप क्या बात कर रहे हैं सरदार साहब? जब ये हुकूमत में तो आप ये तो पूछे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 9 मई को क्या मैं किया? आपसे पूछ के तो उनसे सवाल नहीं कर सकती ना सरदार साहब। आपने उनसे पूछा कि आपने फेडरेशन पे चढ़ाई क्यों की, आप डंडे सोटे वलेले लेके क्यों आ गए? आप हमसे पूछे तो क्या हम पाकिस्तानी अवाम को उनको छोड़ देंगे, डंडे सोटे लेके आ जाए, वलेले लेके आ जाए और मारे पाकिस्तानी अवाम को? जाहिर सी बात है, हम हुकूमत है, हमारा काम है अपनी पाकिस्तान की अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, हमारा काम है कि जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। तो क्या आप समझते कि हम इनके हवाले कर दें? जब इनका दिल चाहिए डंडे सोटे गुलेले लेके आ जाए और पाकिस्तानी अवाम को मारना शुरू कर दें, पाकिस्तान की फौज को मारना शुरू कर दें, पाकिस्तान की पुलिस को मारना शुरू कर दें, जाहिर सी बात है हम हुकूमत है, हमारा काम तहफ़्फ़ुज़ देना है। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हमारे इस वक्त 2 थ्रेट्स हैं, एक जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेट है, जो हमारा एनिमी है, वो तो हमारा दुश्मन है, वो तो पता है कि वो हमारा दुश्मन है, वो तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाएगा। आपने मुझे अभी तक कल के कराची के ब्लास्ट की सिक्योरिटी लैब्स का जवाब नहीं दिया है। आप सब बातें कर रहे हैं लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कराची का जो लैब्स है सर्टनली उस पर कल भी बयान आ गया कि जो जिम्मेदार है उनको तायीन किया जाएगा क्यों ऐसा लैब्स हुआ। बट मसला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन आपको पता है भी आगे वफूद आने, कराची आने, इस्लामाबाद आने, डायरेक्ट लाहौर आएंगे, कुछ कराची लाहौर से जाएंगे, तो इस सिक्योरिटी लैब्स का कितना बड़ा डैमेज होगा हमें एससीओ में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। चाहे ये जितने भी हमारे एससीओ पे हमारे मेहमान आ रहे हैं उन सबको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ये हमारी अवली तरजीह है। लेकिन बुनियादी सवाल ये बनता है कि जो इस वक्त इतना बड़ा फितना फसाद फैला हुआ है, जो हमारी तवज्जो, हम बार बार ये कह रहे हैं कि तवज्जो आप जब हटाएंगे, जब आप डंडे सोटे लेके आ जाएंगे, चाहते हैं ये किसका एजेंडा परस्यू कर रहे हैं, वो एजेंडा किसका है कि पाकिस्तान के अंदर हम किसका एजेंडा थ्रू कर रहे हैं? शाहिद खटक साहब आपकी तरफ वापस आऊंगे, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। शाहिद खटक साहब, बड़ा पर्टिनेंट एक सवाल किया है सरदार अबेस साहब ने, और बिल्कुल ओआईसी मैंने हम उस वक्त थे, अटेंड भी कर रहे थे, कवर भी कर रहे थे, ओआईसी भी जब आपके दौर में हुई तो, और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये माजी करीब की बात है। तो अभी जब एससीओ हो रही है तो आपको क्या मसला पड़ गया है ऐसा कि आप एससीओ से पहले ही ये धरना करना चाहते थे? आपको कहा भी गया, मोहसिन नकवी साहब भी तरले करते रहे टीवी पे आके कि जी प्लीज रुक जाएं, बाद में कर लें, एससीओ के बाद कर लें, 17 के बाद कर लेते। अभी ये एससीओ के वक्त जिस वक्त आप देख रहे हैं कि वैसे ही सिक्योरिटी लैब्स है, तवज्जो जिन चीज़ों पे होनी चाहिए थी वहां से हट गई। कल ये कराची की जो है एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से एक बैड डैमेजिंग इम्पैक्ट गया है ओवरऑल, और उसका इफेक्ट आया। आप ये कह के नहीं कह सकते नहीं जी नहीं आया, क्योंकि आप लोगों के सिर्फ कहने से कुछ नहीं हो सकता ना, थिंग्स आर ऑन द फैक्ट एज वेल। तो अगर ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई, और सरदार साहब वाकई की बात तो दुरुस्त है कि जब ओआईसी हो रही थी तो सियासी जमातें दीगर जो थी ऑपोजिशन के साथ, उन्होंने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया कि वो धरने लगा के बैठ जाती। तो आपको पता है एससीओ तो एक ऐसा मामला है। फिर आज फलस्तीन के मामले पे भी आप शामिल नहीं हुए, ये इंटरनेशनल जो मैटर्स है उन पे आप शामिल नहीं हो रहे, डोमेस्टिक लड़ाइयां तो आपकी चलती रहेंगी। व्हाई इज दिस सो? जी देखिए रेदा, पहली बात ये कि इन्होंने जो इल्जाम लगाए तहरीक इंसाफ के ऊपर, पहली बात ये कि तहरीक इंसाफ पिछले 28 साल से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में है, और वह सियासी जमात है जिसका इमरान खान साहब ने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया। बड़ी मेहनत के बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी जमात उभर के आई।
दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि जी 9 मई, तो इनकी हुकूमत से हम इनको ऑफर करते हैं कि 9 मई के हवाले से ये लोग तहकीकाती कमीशन बना देते, तहकीकात करा देते, जो भी मुलविस होता तो वो कौन को पता चल जाता। असल में इनको ये एक बहाना मिला हुआ है 9 मई के पीछे, ये अपने अहली को, अपने चोरियों को, अपने डाकों को और अपने खानदान को बचाने के लिए 9 मई के पीछे छुपता है। जी देखिए, इनको पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी प्रोजेक्ट किया, पाकिस्तान में एक इनकलाब आया, एक खामोश इनकलाब आया। उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के आजाद उम्मीदवारों को जितवा कर 2/3 मेजॉरिटी दी। फॉर्म 47 के जरिए इन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला और उसके बाद डाका डालने के बाद जब इनको मजीद वो नहीं बख्शी तो इन्होंने पार्लियामान के ऊपर हमला करके हमारे मेंबरान को पार्लियामान से उठाए, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे सियासतरीन दिन के तौर पर इसको मनाया जाएगा। और उसके बाद इनकी रूह को तस्कीन नहीं मिली, इन्होंने हमारे खैबर पख्तूनख्वा की, जो वहाँ पे हमारी मलकियत खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की मलकियत है, तो उसके ऊपर इन्होंने अटैक कर वहाँ दरवाजे तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया। और इनके पास पाकिस्तानी कौम को दिखाने का कुछ भी नहीं है। चेहरे का पता इस टाइम जो मीशत का हाल है, इस टाइम जो महंगाई का हाल है, उन इशू के ऊपर ये लोग बात नहीं करते। इनको सिर्फ एक इशू मिला हुआ कि जी तहरीक इंसाफ फॉर्म कैसे खत्म करें, तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन कैसे करें, तहरीक इंसाफ के वर्कर लीडरशिप को कैसे गिरफ्तार करें। और ये इनकी सोच है कि हम तहरीक इंसाफ को इन चीजों से, इन हथकंडों से हम तहरीक इंसाफ को कमजोर कर लेंगे या खत्म कर लेंगे। जो सियासी जमात अवाम के दिलो दिमाग में जिसका नजरिया हो उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इनको फुर्सत नहीं मिलती। बाकी रही बात कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जितने भी मेहमान आएंगे पाकिस्तान, हम उनको वहाँ वेलकम करेंगे, हम उनको खुशामदीद करेंगे, वो हमारे दो ममालिक हैं और इंशाल्लाह करेंगे। कैसे करेंगे आप? वहां से धरना तो हटाएं, डी चौक को क्लियर तो करें, थोड़े हालात तो सेटल करें। आपने तो बिल्कुल ही एक जो है ना अजीब सी सिचुएशन बना दी है कि जी ऐसा वाकई लग रहा है कि ऑपोजिशन की हुकूमत से लड़ाई हो रही है। आप भी फरीक बन रही है इस टाइम। जी देखिए, हमने अगर प्रोटेस्ट करना था हमारा नहीं, मैं फरीक नहीं बन रही, मतलब मैं आपसे बात करूं तो मैं फरीक बन रही हूं, मैं उनसे बात करूं तो मैं कोई सवाल कर ही नहीं सकती। यानी कि मुझे आप लोग एक काम करें, ताले डाल दे, मैं सवाल ही नहीं करती ना आपसे ना नून लीग से। यही बड़ा मसला है आप दोनों का। जवाब भी सुन ले। जी देखिए, जिससे सवाल करो मेरे पे ही चढ़ाई कर रहा है आगे से। आप लोगों को तो सिर्फ मीडिया मिल गया चढ़ाई करने के लिए और कुछ भी नहीं है। जी रिदा, मैं चूंकि कॉल की हूँ तो मैं ज्यादा मेरी आवाज कम जी क्लियर आ रही है जी। अच्छा, मुझे सुन ले जी, 2 मिनट के लिए सुन ले, उसके बाद फिर दूसरे मेहमान का आप मौका दे दें। जी देखिए, हमने कहा था कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे, तो पुरअमन प्रोटेस्ट को इन्होंने कंटेनर लगा के, पुलिस खड़ी करके, शेलिंग करके, फायरिंग करके, गड्ढे खोद के, इन्होंने खुद ही हमारे रास्ते रोके। अगर हम तहरीक इंसाफ वहाँ पे जाती थी चौक पे, हम अपना पुरअमन एहतजाज करते और एहतजाज के बाद इमरान खान साहब की जो डायरेक्शन होती है उसी को फॉलो करते हुए हम अपना प्रोटेस्ट जो है कि दूसरी जगह भी मुंतकिल कर सकते थे, हम अपने प्रोटेस्ट को कैंसिल करके अगले दिन भी रख सकते थे। लेकिन इनको ये आप इनके ऊपर सवाल क्यों नहीं करते कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो आ रहे हैं उसके ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं, ऊपर से शेलिंग कर रहे हैं, हजारों की तादाद में पुलिस वाले खड़े किए थे और उसके बाद रेंजर को इन्होंने तलब किया और उससे बढ़ के ये चाहते थे कि पाकिस्तानी कौम और पाक फौज के बीच में भी लड़ाई पड़ जाए। उन्होंने पाक फौज को भी तलब किया, लेकिन वो मनाजर आपने देखे कि जब हमारे प्रोटेस्ट उधर गए, उन्होंने जिस तरीके से अपने पाक फौज भाइयों के साथ जो हम इजहार किया, तो वो मनाजर भी मीडिया को दिखाने चाहिए। बाकी रही बात प्रोटेस्ट के हवाले से, प्रोटेस्ट हमारा जमहूरी और आईनी हक है, ये हम करते रहेंगे, बिल्कुल है। एससीओ की बात कर लेते, सिर्फ ये पूछा है मैंने कहा बिल्कुल आपका जमहूरी, आपका राइट है, बिल्कुल राइट है, 100 मरतबा आप करें, 1000 मरतबा करेंगे। एससीओ की बात कर लेते। जैसे में क्या इशू था कि वहाँ पे रास्ते बंद कर दिए थे, पिंजानी में इन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे, गलती दोनों तरफ से है। लियाकत बाग में जलसा करे क्यों नहीं करने दे रहे थे, क्यों वहाँ पे रास्ते बंद किए और सिंधी का लॉकडाउन किया, मोटरवे का लॉकडाउन किया। पहले रास्ते बंद करते हैं, पुलिस खड़े कर देते हैं, फायर करते हैं, शेल करते हैं, जेल करते हैं और उसके बाद भी इल्जाम भी तहरीक इंसाफ के ऊपर आए। तहरीक इंसाफ एक तरह की जमात है, ये हमें करने दे। जब उसके बाद अगर पुरअमन ना रहा तो उसके बाद फिर ये क्या बात करें, ये खुद ही ये चाहते हैं कि वायलेंस वो इसमें वायलेंस हो और तोड़ हो, ये खुद ही मौका देते। जब आप हमारे ऊपर शेल करेंगे, आप हमारे ऊपर फायर करेंगे और फिर हमसे ये तवक्को रखेंगे कि हमारे कारकुनान पुरअमन रहेंगे। जी देखिए, हमारी दौरे हुकूमत से इन्होंने प्रोटेस्ट किए,
इन्होंने कान पे टांगने वाले मार्च भी किए, हमने इनको वेलकम किया, हमने इनको खाना ऑफर किया, क्या आप लोग धरना करें, हम आपको खाना भी देंगे, हम आपको आप जगह देंगे जिधर आपने जगह करनी है। बड़े माहौल में क्या महंगाई मार्च नहीं किए थे? क्या नहीं दफ्तर में बिल्कुल, किए थे? क्या वो मैंने बिल्कुल की बात हमने जी इनको इजाजत दी थी। हमने एक आप मौका दिखाएं कि कभी हम इनके ऊपर कट डाउन किया हो, कभी हमने इनके रास्ते रोके हो, कभी इनके ऊपर हमने शेल्फ नहीं किया हो, कभी हमने इनके ऊपर फायर किया हो। जी देखे, ये खुद ही करते हैं। बुनियादी तौर पर ये MRD की पैदावार है, ये नॉन पॉलिटिकल जमात है, इनका अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं। जवाहर की पैदावार है, MRD के जरिए इनकी जमात को बनाया गया, वही मेंटलिटी है। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ दिलावर का हो रहा है कि जिस नाना के खिलाफ MRD बनाई गई थी, आज वो बाप और ये मिलकर दोनों उसी MRD की पैदावार की जमात के साथ बैठे हुए हैं। तस्वीरें किस तरह है, पहले एक दूसरे को सरसों पे घसीट रहे थे और अब एक दूसरे के साथ जट्टियां पा रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौम जो है, इनका मकसूद चेहरा जो है वो देख चुकी है। इनसे किसी भी अच्छी की तवक्को नहीं है, ना ये मईशत बेहतर कर सकते हैं, ना सिक्योरिटी इश्यूज बेहतर कर सकते हैं। और पूरी की पूरी दुनिया को पता है ये नॉन इलेक्टेड है, ये 547 के जरिए आए हैं, पाकिस्तानी को का मैंडेट इनके पास नहीं है। ठीक हो गया है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया नवाबजादा इफ्तिखार साहब, लेकिन मैं 30 सेकंड्स में चाहूंगी इसका जवाब आप दे दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे बड़ा क्रिटिसिज्म है ना। आइन आपने बनाया, जमहूरियत की बात आप करते हैं, आपका वो मीडिएटर का रोल होता था, लेकिन वो इस दफा नजर नहीं आ रहा। और ये बात तो दुरुस्त है, अभी मैं रमेश साहब बुरा मार जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है। देखिए जिस तरह से प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि जी 2 घंटे में जलसा करो, कचरा कुंडी में जलसा करो, अपोजिशन आ रही है तो खंदके खोद दो, मतलब उसके ऊपर गन्ने ताल लो, ये भी तो एक अजीब सी बात है ना। ये भी हमने पहले नहीं देखा है, ये भी बड़े अजीब से मामला हमें नजर आ रहे हैं जी। देखिए, पीपल्स पार्टी ने, मैंने जिस पहले अर्ज किया कि हमने 73 का आइन भी कंसेंसस के साथ, और अगर 18वीं तरमीम कंसेंसस के साथ, अब भी मौलाना साहब के पास हमने जाके अपना ड्राफ्ट शेयर किया और उन्हें भी कहा है, हमने PMLN को कहा है, मौलाना साहब को कहा है कि आप PTI के साथ बैठें, उनके साथ ये सारा शेयर करें। हम तो अब भी कोशिश कर रहे हैं कंसेंसस की कि सारे इकट्ठे वो हों, अच्छी सारे बात है, लेकिन मिलकर ये जो हाथापाई की सियासत है, आप इसको क्यों नहीं कूल डाउन कराते अपनी जो है जमात, जो आपकी हुकूमत की साथी जमातों से कह के? देखिए, इसमें अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं डेपुटेशन पे हैं आए हुए PTI में, या क्या उनका मसला है कि पहले उन्होंने आके यहाँ पर धमकियां दी कि जी 15 दिन के अंदर अगर खान साहब को रिहा ना कराया तो हम आके अडयाला जेल तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा सारा। अच्छा, वो 15 दिन क्या, मेरे ख्याल 20-25 दिन गुजर गए नहीं, हर दूसरे चौथे दिन वो यहाँ पर चढ़ाई का सोचते हैं। फिर वो खुद भी दोनों तीसरी दफा आ रहे हैं, और तीनों दफा लोग पहुंच जाते हैं, वो नहीं पहुंचते, और फिर वो गायब हो जाते हैं कि लेकिन आप देखिए उनको मैजिक बड़ा अच्छा आता है, वो गायब होते हैं और फिर KP असेंबली से निकलते हैं। हाँ, और फिर असेंबली में जाके कहते हैं कि मैं तो छुपा रहा, और जबकि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब। मेरे पास टाइम क्योंकि खत्म हो गया। सरदार अमीर सिंह अरोड़ा साहब आपका, शाहिद खटक साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो आपके सबके सामने हैं। मुल्क में बेहतरी किस तरह आनी है ये आवाम ही हमेशा फैसला कर सकती है। जमहूरियत और जमहूर से ही पता चलता है कि मुल्क को ड्राइव किस तरफ करना है। सिर्फ ड्राइंग रूम पे बैठ के फैसले या फिर एक सिलेक्टेड फैसले मुल्क को लेके नहीं चल सकते, इसी तरह से हालात रहते हैं। वरना इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।